आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। बजट स्पीच काफ़ी पसंद आया बाजार को, एटलीस्ट उसका हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन जो ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखें बजट को, तो उसमें कैपेक्स की बात थी, हाँ जी थी, बड़े कैपेक्स की बात थी। बाजार को डर था कैपेक्स बढ़ाया जाएगा या नहीं, बाजार का वो डर एकदम एड्रेस कर दिया, बड़ा कैपेक्स दिया, रेलवे में कैपेक्स दिया, कैपेक्स एज % ऑफ GDP दिया। तो फोकस कैपेक्स पे था और ग्रोथ पे था, बिल्कुल था। उसके बाद आइए बाजार का दूसरा सबसे बड़ा डर क्या था। जब तक हमारे थिंक टैंक माइकापुर है, आपको बता दे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई बदलाव नहीं आया जी, कोई बदलाव नहीं आया, परेशान होने वाली बात नहीं है। अब मार्केट डेज हाई पे। उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे आपके सैलरी क्लास के हाथ में क्या आता है, तो उन्होंने बदलाव किए हैं, बहुत सारे बदलाव हैं, हम एनालाइज करेंगे। लेकिन जिस्ट ये है कि इनकम टैक्स में राहत दी गई है। हमारे साथ शैलेश हरिभक्ति बात करेंगे टैक्सेस पे, हमारे साथ मनीष डांगी मैक्रो पे बात करेंगे, हमारे साथ राधिका भी जुड़ेंगी मार्केट के बारे में बात करने के लिए, और DP सिंह साहब। हमारा पूरा थिंक टैंक पैनल तुरंत जुड़ रहा है हमारे साथ स्टूडियोज के अंदर ये रिएक्शन लेने के लिए। उसके बाद हम ट्रेडिंग आइडियाज पे जाएंगे। ये मत भूलिए कि जबरदस्त मार्केट है, डेज हाई पे है। स्टॉक LNT जैसे स्टॉक कैपेक्स बूस्टर बहुत चल गए। 5% का इंट्राडे मूव ITC में आया, कुछ टैक्सेशन में बदलाव आए थे, लेकिन उन सब की बात बाद में करेंगे। क्विक रिएक्शन शैलेश जी, सबसे पहले आपसे मैं बात करना चाहूँगा, जो टैक्सेशन में बदलाव किए गए हैं इससे क्या फायदा होता हुआ नजर आता है आपको सिटीजन्स में? क्योंकि ये मांग थी पूरे कॉर्पोरेट इंडिया की कि भाई कुछ अगर बदलाव आए तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ी तो हमारा माल बिकेगा, और दूसरी तरफ सिटीजन्स भी कह रहे थे कि स्लो डाउन और कोविड की मार की हमें बहुत, इन्फ्लेशन की बहुत तगड़ी मार पड़ी है। तो आप कैसे देखते हैं इन बदलावों को? क्विक रिएक्शन अगर आप दें। बढ़िया बजट प्रपोजल्स हैं मिडिल क्लास के लिए, और उन्होंने जिस तरह से सभी चीज में बदलाव लाया है, एग्जेम्प्ट लिमिट आगे कर दी है जी, स्लैब्स बदल दिए हैं, और हाईएस्ट रेट पे जो सरचार्ज था उसको कम कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया कुछ हम मांग भी नहीं सकते। तो एक्चुअली हमने यही मांगा था और यही फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है। तो मैं समझता हूं कि शी वाज वर्चुअली रीडिंग आवर लिप्स। बिल्कुल, हायर टैक्स ब्रैकेट में भी और नीचे लेवल पे भी दोनों तरफ मिला है। क्विक रिएक्शन सुनील, आपका क्या रहेगा? बाजार तो रिफ्लेक्ट कर ही रहा है, लेकिन 10 में से आप कैसे रेट करेंगे? मैं इसको 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। अच्छा, क्या एक खास बात जो सबसे अच्छी लगी आपको? देखिए, इंफ्रा और कंजम्पशन दोनों में उन्होंने सपोर्ट किया। इन कंजम्पशन में, मिडिल क्लास में। सेकंड, नॉर्मली एक रॉब द रिच टू बेनिफिट द पुअर होता है, इस बार रिच को भी उन्होंने राहत दिया है, इसको भी दिया है। सो मैं समझता हूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट और मार्केट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट इन लाइन थी, मगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक्सपेक्टेशन ज्यादा किया, यानी बैलेंसिंग ऑफ द बजट में बहुत बेहतर उन्होंने एक चीज। शैलेश जी, आपने कितने मार्क्स दिए थे 10 में से? 10 में से 10 दिया आपने, क्या बात है। 10 में से 10। डायरेक्टर साहब आपने 9.5 लगा रखा है। 9.5 सुनील ने दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनीष से ये पूछ लेते हैं। मनीष, आपने कैसे एनालाइज किया बजट को, स्पेशली कैपेक्स, बोरोइंग, फिस्कल डेफिसिट नंबर पे? नहीं, तीनों पे बहुत अच्छा है एक्चुअली, बिकॉज क्या है कि इलेक्टोरल मैक्रो किक इन हो गया है, तो इस वक्त एक ऑलवेज रिस्क थी कि कुछ बड़ी कोई ग्रैंड स्कीम लॉन्च हो जाए, तो ऐसा नहीं हुआ है। सारा जो नया पॉलिटिकल नैरेटिव है वो है कि इंफ्रा बिल्ड करके विकास, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है इंडियन पॉलिटी में। तो आई थिंक उस हिसाब से आई थिंक सब्सटेंशियली गुड सॉर्ट ऑफ बजट। फिस्कल डेफिसिट जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उतना डिलीवर किया है। मोटा मोटी ग्रॉस बोरिंग जो है वो 16 लाख करोड़ के आसपास में मार्केट की एक्सपेक्टेशन थोड़ा मैं डिटेल में आपसे समझूंगा, बट आप 10 में से रेटिंग बता दें। अभी तक क्योंकि फाइनल डिटेल्स पता नहीं है रेवेन्यू ग्रोथ के assumptions को लेकर के, तो करीबन 8 के आसपास में 8 के आसपास आप देंगे। हमारे साथ DP सिंह साहब भी जुड़ गए हैं। वो बताएंगे कि मार्केट के हिसाब से, लिहाज से और कॉर्पोरेट के हिसाब से कितने मार्क्स देंगे, और एक चीज जो स्टैंड आउट लगी आपको? सबसे बड़ी स्टैंड आउट जो चीज लगी कि सेंटीमेंट को और ग्रोथ का वेरी वेरी गुड बैलेंस, और expectations of everybody has been taken care of. तो बैलेंस बजट है, very balanced budget, very balanced budget, and see the people at the bottom of the pyramid as well as the people who are contributing in the economy, both have been taken care in a very balanced manner.
तो आप कितने मार्क्स देंगे 10 में से? क्या मेरे rating हिसाब से देंगे? तो 10 में से 10 दूंगा। आपकी तरफ से 10 में से 10? बिल्कुल, ओके, वापस आएंगे हम। अभी जाते हैं बाजार ने कैसे मार्क्स दिए और कौन से स्टॉक से बेट करना चाहिए ये जानने के लिए अपने ट्रेडिंग अखाड़ा में फिर वापस आएंगे और बजट की बारीकियों को एनालाइज करेंगे अपने थिंक टैंक के साथ। डिम्पी, ओके, चलिए ट्रेडिंग अखाड़ा में हम अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे। तैयार हो रहे हैं हमारे गेस्ट, लेकिन बाजार को देखिए अब 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की रैली हुई है और अच्छी खासी वॉलेटिलिटी के बाद अमेजिंग, जबरदस्त। यानी एक तो जैसा सुनील कह रहे थे कि एक्सपेक्टेशन कम थे, बाजार बहुत लाइट था और एक अच्छा बैलेंस दे दिया कंजम्पशन और इसका आपके इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट की बात बताइए शैलेश जी, आप काफ़ी कॉर्पोरेट से बातचीत करते रहते हैं। ये जो विकास लेड मॉडल है कि टिल्ट ना कर जाए बहुत ज़्यादा पॉपुलिज्म की तरफ, लेकिन खूब इंफ्रा बनाए जाओ और हर स्टेट में एक कंपेरेटिव स्पिरिट सी आ गई है। ये जो नंबर्स शेयर किए हैं 33% हायर, 66% हायर, ये बाजार में फैक्टर्ड नहीं थे? मैं समझता हूं कि ये बहुत ज़रूरी है। हमारा देश आज विकास की गति पे और विकास के जो पाथ है उस पे है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जितना हम ज़्यादा अफोर्ड कर सके उतना डालना चाहिए। जितनी बचत हो दूसरी जगह से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि इस बजट में जो आईटी एनेबल्ड डिजिटल फैक्टर्स जो बताए गए हैं वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने देश के लिए। स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी टैक्स टॉप्स आए हैं और डिजिटल इंडिया के लिए ये बजट बहुत बड़ा महत्व करेगा, क्योंकि एआई, आईओटी, सेंसर्स, सब तरह की टेक्नोलॉजी पे बहस की है फाइनेंस में पहली बार। सब कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो कहते हैं उन सब की बात की है। और मैं समझता हूं कि इससे जो थ्रस्ट लगेगा इकोनॉमी को वो हम समझ भी नहीं सकते। न्यूयॉर्क जैसा सिटी जो है वो डिजिटल फर्स्ट सिटी बन रहा है। मैं समझता हूं कि अब इंडिया में रेट्रोफिटेड डिजिटल सिटीज, कॉग्निटिव सिटीज बन सकते हैं, यानी एकदम तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। गिफ्ट सिटी को भी उसी हिसाब से बनाने की, मुंबई को बना सकते हैं। राइट, ठीक है। मैं वापस आता हूं उस बात पे। हमारे साथ राधिका गुप्ता जुड़ चुकी हैं। राधिका, आपने बजट स्पीच, हम लोगों ने उम्मीद लगाई थी शायद 1 बजे तक चलेगी, इसीलिए आपको कुछ मिनट देर हो गई, लेकिन आपने स्पीच सुनी होगी। आपको कौन से पार्ट्स सबसे ज्यादा स्टैंड आउट लगे? 1 या 2 शुरुआत में संक्षिप्त में बताएं और आप रेट कैसे करेंगे इस बजट को आउट ऑफ 10? I think it's a short and sweet budget. एक continuation है पिछले 2-3 सालों के बजट का। I think मुझे जो सबसे अच्छी बात वो लगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे तो जो थ्रस्ट है, जो 3.3% का नंबर आया, ये एक स्टैंड आउट है और ये पिछले 2-3 साल का ट्रेंड है। 1 से 3% का मूवमेंट ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इज अ स्टैंड आउट फॉर मी। इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग, ये बहुत अच्छी बात है, while maintaining fiscal prudence. And I think few things that one I particularly liked was focus on financial sector, whether it is common KYC, whether it is financial literacy, रियलाइजिंग कि फाइनेंशियल सेक्टर देश की ग्रोथ का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और उसको हम कैसे एनेबल करें, डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेक्टर को, डोमेस्टिक निवेश को, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हम अपने थिंक टैंक के पास 5 मिनट में वापस आते हैं, लेकिन बाजार में एकदम आतिशबाजियां हो रही हैं। हमने आपको बताया था, हमने अपने प्रोग्रामिंग की शुरुआत ढोल नगाड़ों के साथ एक रीजन से की थी। आपको पूरी तरह बता नहीं सकते थे, लेकिन उम्मीद यही थी कि भारत का जो बजट इस साल आएगा वो तरक्की की नई उड़ान भरेगा। एग्जैक्टली वही उड़ान इस समय मार्केट भर रहा है। 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की रैली, करीब 200-250 पॉइंट की निफ्टी की रैली है, 18,000 के करीब हम पहुंच चुके हैं और 1100 पॉइंट के शुभ नंबर सेंसेक्स पे नजर आ रहा है। लेकिन स्टॉक्स कौन से यहां से चल सकते हैं उसके बारे में हम जाएंगे अपने ट्रेडिंग अखाड़े में अपने ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स के साथ। डिम्पी, ओवर टू यू। बिल्कुल अजय, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि आज जो सुबह ढोल बजा रहे हैं, अब तो खैर पूरे बाजार में ढोल बज रहे हैं और अब हर जगह पर वही ढोल बज रहे हैं जो सुबह हमने थीम रखी थी। और मेरे साथ आज एक्सपर्ट्स ही, मैं इनको बार बार आज पहलवान बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने क्या ज़बरदस्त कॉल्स दी हैं और ऐसी कॉल्स जो आपको ज़बरदस्त फायदा भी दे रही हैं। आपको ध्यान होगा सुबह सुबह हमने चैलेंज के साथ हमारे पहलवानों ने दाव लगाया था कि 18,000 आ जाएगा, अब उससे बहुत दूर नहीं है हम। दूसरी बात, प्रशांत जी आपको ध्यान है, बैंक निफ्टी आपने बोला था जोर से चलेगा और साथ ही हमारे एक और पहलवान ने उनको सपोर्ट किया था कुछ दिन
ने, और ये बताया था कि बैंक निफ्टी बहुत जोर से चलेगा, और आज बैंक निफ्टी में देखिए 1000 पॉइंट तेज है। खैर, अखाड़े के अंदर ट्रेडिंग कॉल्स खत्म नहीं हुई हैं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो मैम ने जस्ट बजट टेबल ही किया है, बात रखी है, अब तो ट्रेडिंग का मजा असली अब आएगा। खुशी करें शुरू, बताइए इस बार दाव। ये तो चकने फट्टे नवदीप वाला सीन हो गया। हम यही बात कर रहे हैं कि देखिए इतने अगर बुलिश थे सारे मार्केट के ऊपर, और हमें क्लियर डेटा सेटअप दिख रहा था। फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गए, इन पे नो न्यूज देके भी बहुत बड़ी गुड न्यूज दे दी है। तो बिल्कुल मार्केट उसे चीयर कर रहा है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि जिस तरीके का हम यहाँ पे सेटअप देख रहे हैं, जो कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स हैं ये बहुत अच्छा करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूं, ऑटो की हम बात करते हैं, जीएनए एक्सेल हमने सुबह 800 और 820 के टारगेट से डिस्कस किया था। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 सारे अचीव हो रखे हैं। अरे वाह, बधाई हो। और मेरे को ध्यान है अच्छे से, जब आप जीएनए एक्सेल दे रहे थे ना, तब मेरे को लग ही रहा था कि आपका शेयर चलेगा जरूर, और हिट सुपर हिट, तीनों टारगेट एक ही दिन में। देखिए ऑटो स्पेस में हमने ऑलरेडी अच्छा खासा मूवमेंट देखा। अब मैं थोड़ा सा सेक्टर शिफ्ट करता हूँ, हाउसिंग होम इंप्रूवमेंट में आ जाते हैं। सेरा सैनिटरी वेयर, देखिए ये स्टॉक काफी अच्छा कर रहा है, काफी दिन से मूवमेंट में भी है। अब बिकॉज कंजम्पशन पावर इज बैक इन द हैंड्स ऑफ पीपल, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है ऊपर। इमीडिएटली आप लेना चाहें 5500 के टारगेट के लिए ले, लेकिन अगर पोजिशनली होल्ड करें तो 5750 के लेवल्स भी इस पे आ सकते हैं। स्टॉप लॉस 5300 का लेके चलें। ठीक है, तो आप सैनिटरी वेयर वाले शेयर्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको पता ही होना चाहिए कि सरकार ने 66% हाउसिंग, पीएम हाउसिंग आवास का बजट बढ़ा दिया, आउटले बढ़ा दिया इस बार। तो क्यों ना ऐसा हो कि सैनिटेशन वाले शेयर्स आपको ना चलते हो दिखे। अब चलते हैं संतोष के पास, उन्होंने भी ऐसे कुछ मजेदार शेयर आपके लिए ढूंढ के रखे हैं। संतोष, बताइए दाम। मार्केट का मूड तो बहुत ही अच्छा है। मॉर्निंग में हमने कैपिटल गुड्स और इंफ्रा की बात की, उसी को बजट में हमने देखा भी है। अब नई थीम इमर्ज होकर आई है, कंजम्पशन, जो कुछ ने बात की है, तो मैं भी कंजम्पशन थीम के साथ जाना चाहूंगा। पहला स्टॉक मेरा लेमन ट्री है, उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है 82 के टारगेट इमीडिएट होते नजर आएंगे, 84-85 तक के भी टारगेट आज ही देखने को मिल सकते हैं। यहाँ 78 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक है गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। यहाँ भी देखो तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर 960 के टारगेट के लिए अप्रोच करना चाहिए, 920 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये बात बढ़िया है। थोड़ा पहलवानों के साथ मस्ती करते हुए थक भी गए हैं, तो इसलिए होटल के शेयर जल्दी जल्दी ढूंढे गए हैं। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि सरकार ने इस बार टूरिज्म को तो बहुत बढ़ावा दिया है। सरकार खुद कह रही है कि 50 डेस्टिनेशन हम और ढूंढेंगे, और ये सीधा सीधा होटल इंडस्ट्री के लिए एक नया बूस्ट देने की बात है। 50 नए एयरपोर्ट लगाने की सरकार बात कर रही है। तो आप लेमन ट्री की जो बात कर रहे हैं, ये हमारे संतोष जी जो पहलवान है ना, बड़े जबरदस्त है, रुस्तम है, और इन्होंने ढूंढ के निकाला है। सौरभ सर, आपकी तरफ से दाव। डिम्पी जी, पहले तो अपडेट देना चाहूंगा, जो सुबह के तीनों कॉल दिए टारगेट हिट हो चुके हैं। अरे इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, टारगेट हिट के लिए। यस, बताइए। तो अभी मेरा पिक रहेगा लार्ज कैप स्पेस से HDFC। हाउसिंग पे एक अच्छा फोकस है, और HDFC में प्राइस पैटर्न अगर देखें तो 2700 का जो लेवल था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इतना बड़ा लार्ज कैप स्टॉक 3% ऊपर है, 2700 के लेवल को क्रॉस किया है। तो मुझे लग रहा है तो अभी शुरुआत है, आगे जाते हुए अगर एक बड़ा मोमेंटम स्टॉक में और देखा जा सकता है तो 2680 के स्टॉप लॉस से बाइंग की सलाह होगी। मुझे लग रहा है 2750 के लेवल तो आज के सेशन में ही आते हुए देखने मिल सकते हैं। और दूसरा पैक, जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं ऑटोस पे काफी बुलिश हूँ, तो मैंने सुबह एक M&M कहा था, मुझे मारुति भी काफी अच्छा लग रहा है। मारुति में जिस तरीके से 9000 का लेवल के आसपास हम हवर कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छी राइटिंग है, वहाँ पे शॉर्ट्स कवर होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है मारुति में जिस तरीके से बेस बना हुआ है लोअर लेवल्स पे, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। एक 8950 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। 9100 तक के टारगेट्स मारुति में 1 से 2 दिनों में देखे जा सकते हैं। बहुत ही चतुराई वाला दाव इस बार सौरभ ने खेला है। सीधा सीधा 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा नए रिजीम के अंदर। जब आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है तो खर्च कहाँ पे करोगे? सबसे पहले जिसके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी खरीदी जाएगी, और इसीलिए आप गाड़ी वाले शेयर्स भी चुन रहे हो। और इंटरेस्टिंग है, सुबह सुबह भी M&M की कॉल थी, वो हमारे को खुश नहीं दी थी, और हमको पता है कि ऑटो स्टॉक्स इस साल के अंदर जबरदस्त चल सकते हैं। एक और दिग्गज पहलवान हमारे साथ है, उनका नाम है प्रशांत जी। प्रशांत जी, आपको पहले तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत बहुत बधाई, आपने कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट किया, और सुबह जिसने भी ये देखा समझा, आज वो 1000 पॉइंट तो जेब में डाल के बैठा है। सर बताइए आगे। जी डिम्पी जी, पहली बात तो कल मैंने एक ग्रीन कोट खरीदा क्योंकि मुझे आज हरियाली चाहिए थी, और मैं थोड़ा नर्वस हुआ जब वित्त मंत्री रेड साड़ी में आई थी, बट मुझे लग रहा है सारे बेयर्स ट्रैप हो गए। और मेरे हिसाब से जो सुबह की कॉल्स थी वो तो सारी, अगर जिंदाल सा हो, सारे ही टारगेट्स की तरफ जा रही है। अब मुझे लग रहा है कि 2 स्टॉक्स मेरा ध्यान है। एक होगा ट्रेंड, मुझे लग रहा है ट्रेंड बहुत बड़ी मूव के लिए तैयार है। वीकनेस थी, बेस बन चुकी है, हम 1220 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और करीबन 1300 से लेकर 1325 के टारगेट। बट जिस स्टॉक की तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा जा रहा है वो है अशोक लेलैंड। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप 145 का स्टॉप लॉस रखो, और 165 का टारगेट 1 और 170 का टारगेट 2। बहुत बढ़िया। अब मेरे को ना एक चीज आपसे और पता करनी है, सुबह जो हमने कॉन्फिडेंस आपसे लिया, आप पहलवानों से हमारे को सारे दाव पे सीखने को मिले, अभी भी बाजार में बने रहे या फिर 1000 पॉइंट पे निकले बाहर?
अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नहीं, बिल्कुल बने रहिए। जैसे कि हम बात करते हैं 18,000 अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो शॉर्ट कवरिंग। और एक और बात जो मैं काफी बार दोहरा चुका हूँ, बजट के दिन और बजट के अगले दिन भी रैली चलती है। ये हुई ना बात है, आप पोजीशंस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैरी करके चलें। प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा जो मोमेंटम आया है अब इसको राइड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ चलें। बहुत बढ़िया। आपको पता ही ना, कुश्ती के अंदर जब एक आदमी पहलवान को चित्त किया जाता है तो उसके बाद लगातार जोश को बनाए रखने के लिए जोर जोर से बात रखी जाती है, और यही बात आज आपको फिर से ट्रेडिंग अखाड़ा में भी मिल रही है। और ये बात साफ साफ इसलिए है क्योंकि 1000 पॉइंट की तेजी आज सुबह सुबह इसी ट्रेडिंग अखाड़ा से दम भर के कॉल दी थी। बैक टू अजय। बिल्कुल, अब सबके पोर्टफोलियोज में भी ढोल और नगाड़े बज रहे हैं, इसलिए सबको मजा आ रहा है। वापस आते हैं, कुछ और फंडामेंटल एरियाज के बारे में बात करना जरूरी है, अपने व्यूअर्स को बताना जरूरी है कि इस जबरदस्त रिएक्शन का जो बाजार का है, ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं है, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे काफी बुनियादी बातें हैं जो निकल के आई हैं। उसमें से एक पॉइंट जो डीपी सिंह साहब अभी बता रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं स्टूडियोज में, कि ये फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए इसमें रिपल इफेक्ट, मल्टीप्लायर इफेक्ट काफी है। डीपी सिंह साहब बताइए, आप ये जो बदलाव आए हैं टैक्स रेजीम में, उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स में कैसे पॉजिटिव देखते हैं आप? देखो, सबसे बड़ा इसमें इफेक्ट क्या है, अगर हम अपने कंट्री में इनकम टैक्स रिटर्न्स का डाटा देखें तो करीब 22 से 25 करोड़ की जो रिटर्न्स होती हैं, उसमें से मोर देन 25% आर इन दी जीरो टैक्स। और लोग क्या करते हैं, स्पेशली इन दी स्मॉल ट्रेडिंग एंड ऑल, दे कीप देयर इनकम टैक्स रिटर्न बिलो द मिनिमम लिमिट। तो उसमें क्या हो रहा है कि आज की डेट में अगर हम वो 7 से 8 करोड़ की भी नंबर लें जो कि जीरो टैक्स वाली होती हैं, और उनका नंबर अगर 3 लाख से बढ़ जाता है तो इट्स कमिंग इनटू 20 लाख करोड़ न्यू मनी विल कम इनटू द रियल इकोनॉमी फ्रॉम कैश इकोनॉमी। एंड उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आप लगा लीजिए कितना आएगा और कितना यूनिवर्स बढ़ जाएगा इन्वेस्टर्स का एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड और दिस थिंग। और दूसरा, हम जैसे ईएलएस स्कीम है, ईएलएस स्कीम में अभी 9 लाख रुपए तक आपका हो गया, तो 10 लाख वाले जो है आज की डेट में वो यूनिवर्स का उनको कोई फायदा ही नहीं होता था, हमारा यूनिवर्स बहुत कम हो गया था। अभी ईएलएस स्कीम्स के लिए यूनिवर्स बहुत बढ़ गया, more and more people come into the ELS scheme. तो ये जो financialization का जो long-term investments will come into the market that which will give a very very big boost to the stability of the equity market. तो ये जो जगरनॉट फाइनेंशियलाइजेशन का शुरू हुआ था, ये और ज्यादा बड़ा हो सकता है, यूनिवर्स बढ़ा दिया। आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग थे जिनको इन चीजों का फायदा नहीं होता था, बिना कहे उनका फायदा उनको मिल रहा है। और अब जब हम रीवैम्प्ड एमएसएमई गारंटी स्कीम की बात करते हैं तो दैट इज अनदर बिग एरिया। एमएसएमई ऑलवेज यूज्ड टू बी ए एरिया के जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, बैंक्स को प्रॉब्लम आएगा। विद द रीवैम्प्ड गारंटी स्कीम बैंक्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा उनको क्रेडिट देने में, क्योंकि उनको एक तसल्ली है कि कुछ हो गया तो देयर इज अ गारंटी स्कीम, दे विल गेट द मनी बैक। तो उसका जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है, ऑल सेड एंड डन, द मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इज मच मोर देन व्हाट हैज बीन स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेट। ठीक है सुनील, मैं आपके पास एक ही मिनट आता हूँ, जरा ये एसएमई वाली पॉइंट पे मैं शैलेश जी का रिएक्शन ले लूँ। शैलेश जी, एमएसएमई में क्रेडिट गारंटी स्कीम को एक्सपैंड किया गया और ये मांग भी थी एमएसएमई सेक्टर की। कल हमने देखा था कि इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात बहुत क्लियरली मेंशन की गई थी कि एमएसएमई में क्रेडिट की डिमांड अच्छी है और बहुत सॉलिड ग्रोथ चल रही है। एट द सेम टाइम ऐसे समय में जब एनपीए नहीं बढ़ रहे हैं, यानी अंडरराइटिंग क्वालिटी अच्छी है, एमएसएमई की ग्रोथ तो कितना बूस्ट मिलेगा अब जो उन्होंने इसको बढ़ा दिया इसका दायरा? मैं समझता हूं कि एमएसएमई को बड़ी तेजी से अब ग्रो करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टैक्स पे एमएसएमई निर्भर नहीं है, न तो एमएसएमई सिर्फ कर्जे पे, बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो नहीं कम होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, बट उनको एबिलिटी टू गेट रेडी फॉर फंडिंग, ओके, ये जो चीज उभर के आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपके हिसाब से उनके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम इंपॉर्टेंट होती है, बट एक्सेस टू कैपिटल ज्यादा है। एक्सेस टू कैपिटल ऑन टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमएसएमई। जब जरूरत हो तब मिल जाए और थोड़ा महंगा मिले चलेगा। उसके लिए उनको अपनी अकाउंटिंग सिस्टम, रेगुलेटरी कंप्लायंस सिस्टम, सब चीज सुधारनी है। और मैं समझता हूं कि अब बैंकर जो है, जैसे सिंह साहब की बैंक है स्टेट बैंक, उनको हम ये कह रहे हैं कि आप एमएसएमई का ये जो मुश्किल काम है वो डिजिटाइज करवा लीजिए, और वो होगा तो एमएसएमई में जो बढ़ोतरी होगी वो हम कल्पना नहीं कर सकते। जी, बाला भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मार्केट के बड़े दिग्गज हैं और बिरला म्यूचुअल फंड के सीईओ। लेकिन सुनील, ये जो पॉइंट हम कह रहे थे,
एग्री क्रेडिट स्कीम को बढ़ा के 20 लाख करोड़ कर दिया गया। एग्री में भी यही इशू था कि वहां पे डिमांड का इशू था, लोगों के हाथ में पैसे नहीं थे और के शेप रिकवरी की बात आती थी कि साहब ऊपर का तबका बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, उस हर कैटेगरी में ग्रोथ है, लेकिन नीचे के तबके में चैलेंजेस हैं। अब जब ज़्यादा लिक्विडिटी वहाँ पहुँचेगी तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है आपके हिसाब से, क्या इम्पैक्ट है, इसका इंटेंशन क्या दिखता है आपको? देखिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ क्योंकि अभी भी 60 to 70% ऑफ पॉपुलेशन रूरल इंडिया में रहती है और कंजम्पशन की क्लास है, अगर उनके हाथ में अगर पैसा डाले ना तो तुरंत कंजम्पशन में बूस्ट आ जाता है। तो इसके तरीके होते हैं, एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे गवर्नमेंट रोड बनाती है और वहाँ पे नौकरी देती है, और दूसरा होता है उनके स्मॉल एक्टिविटीज के लिए फाइनेंसिंग की जरूरत, और जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर है वहाँ पे बैंक फाइनेंस पहुँचती है। आप देखिए रीच ऑफ बैंक्स बहुत बढ़िया है, तो जो भी उधर होता है इसमें मैं कहूंगा कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात करते हैं, ये सीधा डायरेक्ट रूरल कंजम्पशन में आपको दिखेगा। तो ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा कंजम्पशन की ओर, अदर देन द मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स के एग्जम्पशन दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतना आसान काम नहीं है इंफ्रा और कंजम्पशन को बैलेंस करना। तो मेरी वही बहुत बधाई है फाइनेंस मिनिस्टर को कि कैसे खाली 11 से 12% टैक्स कलेक्शन की बढ़त, मगर कैपेक्स को उसमें एलोकेशन बढ़ा दिया 3.3। मैंने प्री शो में कहा था कि 3.12 आगे बहुत हो गया, तो 3.3 आ गया। तो मेरी उम्मीद से बेहतर। अगर आप जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट और इतने बड़े म्यूचुअल फंड के सीईओ ये बात कह रहे हैं कि आपकी उम्मीद से बेहतर है नेशनल टेलीविजन पे, तो ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है बाजार के 1100 पॉइंट, मतलब हम लोग बात करते जा रहे हैं, बैंक निफ्टी बढ़ता जा रहा है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मोबिलाइज कर रहे हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट को, तो देखिए टूरिज्म में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। नाउ टूरिज्म का खास चीज क्या है, एम्प्लॉयमेंट। हमारे रूरल एरिया में ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स, सही बात है नंबर, अब उधर टूरिज्म को डेवलप हुआ तो रूरल टूरिस्ट गाइड्स प्राइवेट सेक्टर पीपीपी के रूट के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंस कर रही है, तो वो एक बहुत जबरदस्त मल्टीप्लायर इफेक्ट। सेकंड देखिए स्टेट्स को 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन, मगर कंडीशन इसी साल में पूरा खर्चा करना है। तो ये जबरदस्ती स्टेट्स को भी खर्चा करने की एक दबाव दे रही है। तो मतलब क्योंकि एक सोच स्ट्रेटेजी होती है, दूसरी एग्जीक्यूशन होती है। बिल्कुल, एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान दिया, स्ट्रेटेजिक फोकस पे भी ध्यान दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया पॉइंट ये आपने बताया कि स्टेट्स को टाइम बाउंड स्पेंड करने का जो टारगेट बाउंड, उससे भी मल्टीप्लायर आएगा। और ये आपका जितना भी देखो अपना देश वाला जो उन्होंने बात बोली कि बहुत सारा राजस्व और फॉरेन करेंसी बाहर जाती है, क्योंकि हम लोग फैसिनेटेड हैं ओवरसीज ट्रैवल के लिए, लेकिन अपना ही देश नहीं देखे हमने ठीक से। ये स्वदेश वाली बात कर दी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने। हमारे साथ पुनीता कुमार सिन्हा भी जुड़ रही हैं और बाला हमारे साथ स्टूडियोज में। मैं बाला आपके पास पहले आऊँगा। हमारा फॉर्मूला ये है, पहले आप 10 में से आपकी रेटिंग क्या रही बताएं, और इन सारी चीज़ों में एक दो टॉप आपकी ऑब्जर्वेशन जिसने आपका दिल खुश कर दिया आज। इसमें तो बजट, इतना साल से बजट में हम लोग वॉच कर रहे हैं, ये बजट 10 के नीचे दे ही नहीं सकते। अच्छा, 10 के नीचे नहीं दे सकते? 10 का 10 देना पड़ेगा, क्योंकि जो हिसाब से जो करिए बाला 10 on 10 हिसाब से जो बजट जो बनाया, एक्चुअली राइट फ्रॉम कवरिंग द मिडिल क्लास इनकम पीपल बाय गिविंग टैक्स बेनिफिट, और जो हाई टैक्स पेयर है, द पीक रेट है, उसको भी बढ़ा, उसको भी नीचे करा के 13% किया है। और दूसरा एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट का जो किया है, एक्चुअली दैट 5.9% आज के दिन पे जो ग्लोबली इफ लुक एट इट, एवरी स्टेट एक्चुअली एवरी कंट्री ग्लोबली हैव एक्सपैंड कर रही है, एग्जैक्टली, पर इंडिया में रिवर्स कर रहा है एक्चुअली। और एक तरफ रिवर्स और यहाँ कैपेक्स में कोई कमी नहीं है। और दूसरा एक टैक्स का एक्चुअली बायंसी का उसका कॉम्प्लेसेंस बिना होके और कितना बढ़ा सकते हैं बाय इंप्रूविंग द सिस्टम्स, इंक्लूडिंग सिंपलीफाइंग सिस्टम्स, इंक्लूडिंग मेकिंग इट मोर इंडिया। एक नया चीज आया विच आई लाइक दैट, द वे मेक इन इंडिया, मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, वो भी इंडिया, सो वो भी एक फॉर वैल्यू, अब हाई वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, हाई वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। दूसरा एक द रूरल फोकस जो लेके आए, एक्चुअली दैट समथिंग इज ऑन द फार्मिंग, व्हिच एज सुनील मेंशन अबाउट 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज कमिंग इन लिविंग इन रूरल इंडिया, जो फार्म का जो फोकस आया। एंड फाइनली जो अलोकेशन जो बढ़ाया रेलवेज का, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ स्पेंडिंग ऑन रेलवेज है, और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हाईएस्ट एवर 10 लाख करोड़ जो स्पेंडिंग किया है, दैट मीन जो गवर्नमेंट जो खर्चा करना कर रहे हैं और लोग के पास जो पैसा दे के उसका स्पेंडिंग कराना है, एक्चुअली स्पेशली ऑन टूरिज्म एंड स्पेंडिंग और इंक्रीजिंग देयर स्पेंडिंग फॉर द हाउस होल्ड काइंड ऑफ थिंग्स, ये सब में आप देखें एक्चुअली दैट ओवरऑल ग्रोथ में एक्चुअली मेरे हिसाब से बजट में फोकस आया। बट द वे आई एक्चुअली वन लाइन आई सम इट अप, दिस बजट हैज गिवन लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, अनएक्सपेक्टेड, ओके, मतलब पॉजिटिव सरप्राइज, पॉजिटिव सरप्राइजेस। पुनीता आप क्या रेट करेंगी, सबसे पहले बताएं 10 में से कैसे रेट करेंगी, और एक दो स्टैंड आउट ऑब्जर्वेशन पूरी स्पीच में जो आपको नजर आई।
So I would rate it 10 on 10 because I think budget ने सब aspects को cover किया है, long term and short term, and ये एक election budget नहीं है जिसमें कि बहुत populism हो, but इसमें काफी कुछ इंडिया के long term story, structural जो कि issues हैं उस पे ध्यान दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, कैपेसिटी इंक्रीजेस पे उन्होंने काफी फोकस किया है। एक चीज जो अभी किसी ने बोली नहीं, वो है कि जो म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट की डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने एफर्ट डाला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी फाइनेंसिंग अगर क्लीन अप करें और उनको प्रिपेयर किया जाए ताकि वो बाद में म्युनिसिपल बॉन्ड्स रेज कर पाए मार्केट से। और ये जैसे कि हमने यूएस में देखा है, एक काफी यूजफुल फाइनेंसिंग टूल रहा है, एंड इससे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा लॉन्गर टर्म टू गिव बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज टू द स्टेट गवर्नमेंट। और इससे फिर स्टेट गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट, इस सब पे ध्यान दिया जाएगा। तो इस पे एक जो लॉन्ग टर्म प्लान उन्होंने बनाया है वो काफी डायरेक्शनली इम्पोर्टेंट है। सेकंड थिंग जो मुझे काफी पसंद आई लॉन्ग की जो स्किलिंग, तरह तरह की स्किलिंग एंड एजुकेशन, चाहे वो फाइनेंशियल लिटरेसी हो, चाहे रूरल एजुकेशन हो, उसमें पंचायत में लाइब्रेरीज हो, या फिर डिफरेंट एरियाज में स्किलिंग के लिए काफी कुछ एम्फोसिस दिया गया है। इंडिया को अगर ग्रो करना है लॉन्ग टर्म, तो जब तक हमारी लेबर फोर्स तैयार नहीं होगी हम उस डिमांड को मीट नहीं कर पाएंगे। तो कंपनीज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको टैलेंटेड लोग मिले और एट्रिशन लेवल्स हमारी कम। आइए चलते हैं, आशीष चौहान साहब का भी मैसेज सुन लेते हैं। वो CEO MD हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, वो हमारे कोलीग से बात कर रहे हैं, सुनते हैं। निफ्टी इंडेक्स करीब 120 पॉइंट ऊपर चल रहा था। अब जैसे जैसे लोग उसको पढ़ रहे हैं, बजट को, उसकी चीज़ों को देख रहे हैं, तभी उनको समझ में आ रहा है कि ये सबसे बेहतर बजट है पिछले 7-8 सालों में। और करीब करीब 260 से 270 पॉइंट ऑलरेडी निफ्टी इंडेक्स आधे घंटे में ऊपर हो चुका है, करीब डबल से ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि ये बजट जैसे जैसे आप देखोगे वैसे आपको बेहतर लगेगा। और ओवरऑल मैं इसको 10 में से 10 अंक देता हूँ। धन्यवाद। Yes, sir. पानी देखिए। 1 second guys. ओके, आइए शैलेश जी, आप बता रहे थे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्पेशली जो मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि अभी तक पहले स्टार्टअप इंडिया, पहले हम इकोसिस्टम सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे। इस बार हमने देखा है कि अब हमें उस इकोसिस्टम में और ज़्यादा वैल्यू एडेड काम हो रहा है। ड्रोन्स, AI, वो भी हमें डेटा, उसको भी हमें इन हाउस सेटअप करना है, बाहर की कंपनियों पर डिपेंडेंस हमारी कम होती जाए। ये जो स्टार्टअप वाला साइड है, टैक्स ब्रेक्स एक्सेट्रा, उसको आपने कैसे ऑब्जर्व किया? बहुत उम्दा तरीके से, जो बारीकी से जो किया जा सकता है वो स्टार्टअप के लिए किया है। उनका जो टैक्स रिलीफ दिया था उसको 1 साल से और बढ़ा दिया है, और जो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ऑन चेंज ऑफ द स्टार्टअप था उसमें 7 से 10 साल करा दिया है। और वैसे भी पूरी स्टार्टअप इकोनॉमी में जो IT एनेबलमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रभाव पड़ सकता है, डिजिटल पब्लिक गुड्स का और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो सबसे स्टार्टअप इकोनॉमी को बड़ी तरह से बूस्ट मिलेगी। वैसे भी वो बहुत इनोवेटिव है, और अब ये बूस्ट से उनका वी विल सी ए मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन स्टार्टअप्स। ये जो बाजार में रैली है, ये सिंह साहब, आप अपने रिसर्च टीम के साथ काफ़ी समय बिताते हैं, आपको ये वन ऑफ लग रही है, आपको लगता है कि इसने बेस बना दिया? क्योंकि पिछले 1 महीने से हम काफ़ी जूझ रहे थे, बाजार एक करेक्टिव फेज में चला गया था। ये एक ड्यूरेबल मूड बूस्टर है बजट? देखिए, आज के इससे डेफिनेटली, एज आई सेड अर्लियर, इट्स ए बैलेंस बिटवीन द सेंटीमेंट्स एंड द एक्चुअल फाइनेंशियल्स। और वी हैव टू लुक एट इट के पिछले 3-4 दिन में बाजार में काफ़ी दिक्कत भी थी, तो यू हैव टू सी दैट वी हैव कम बैक टू द लेवल वेयर वी वर से आज से 1 हफ्ता पहले। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा आज की रैली को देखते हुए हमें ये लगे कि हमारा बहुत बड़ा बाजार बढ़ गया है। तो बाजार उसी लेवल पे है। एंड बाय जो भी अनसर्टनिटीज़ थी, जो कैपिटल गेन के बारे में लोगों के दिमाग में था, या ये तो दूसरे बूस्टर मिल गया है, समझ कि अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ मिल गया, तो उससे डेफिनेटली सेंटिमेंट्स तो इम्प्रूव होगा।
and I think market will remain like this and upward bias ही रहेगा कुछ देर तक. And the people who have withdrawn money in the last 1 week, 2 weeks, like FIA, they will be feeling cheated today. Okay, why did we take the money? हाँ, exactly. बहुत बढ़िया बात बोली आपने. They will be feeling cheated. So naturally, as was told in the morning, there is no alternative for them. उनको आना तो है ही है. किस लेवल पे आते हैं वो एक चीज़ है, और मेरे को लगता है कि with this the sentiments globally will also go up, and we are in for more pleasant surprises. ठीक है, आइए एक बातचीत CII पे भी हो रही है. संजीव पुरी ITC के जो CMD हैं हमारे सहयोगी साथ बातचीत कर रहे हैं. आइए थोड़ा वो भी सुन लेते हैं. You know, जो डिफिकल्ट एरियाज लाइक एयर इंडिया, LIC, प्रोग्रेस तो हुआ है, बट ये बात है कि इसमें और प्रोग्रेस हो सकता है. सो जब बजट के पेपर्स पढ़ेंगे तो वी विल फाइंड आउट लिटिल मोर डिटेल. अभी ITC एग्रीकल्चर सेक्टर में, फूड सेक्टर में भी है, प्लस होटल्स में भी है. आपको क्या लगता है जो एग्रीकल्चर में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट या उसकी हुई है, उससे क्या, अगर आप कंपनी स्पेसिफिक पूछे तो ITC को फ्यूचर में फायदा हो सकता है? देखिए, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को फायदा होएगा तो जो जितनी इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर के सेक्टर में सबको बेनिफिट होएगा. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे किसानों को बेनिफिट है. देखिए 50% लगभग 50% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है. अगर उनको फ़ायदा होएगा तो देखिए इकॉनमी में क्या होएगा. कंजम्पशन बढ़ेगा तो पूरा इकॉनमी के हर कंपोनेंट को उससे बेनिफिट आएगा. कंजम्पशन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग होएगा, टूरिज्म बढ़ेगा, ट्रैवल बढ़ेगा. सो मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट है. तो लगभग 50% जो वर्कफोर्स है एग्रीकल्चर में, अगर उनकी इनकम बढ़ी, और बढ़ती आ रही है, मतलब जो स्टेप्स ले रहे हैं उससे बढ़ती आ रही है, इससे प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो इनकम्स विल डेफिनेटली गो अप. और इंडिया का देखिए सबसे ज़्यादा एरेबल लैंड हिंदुस्तान में है, बट हमारा शेयर ग्लोबल ट्रेड का 2 से 3% है. तो ये बहुत बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है. अगर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा लें तो और हम एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं. एक आखिरी क्वेश्चन सर, ये जानना चाहेंगे कि मोबाइल की बात हुई कि जैसे PLI स्कीम की बात की, उसको इन्वेस्ट किया गया तो बहुत ज़्यादा ये इंसेंटिव्स दिए गए हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए. आपको क्या लगता है, अगर हम ये देखें कि अगले 2 से 5 सालों के बीच में इंडिया एक्सपोर्ट में कितना आगे जा सकता है? एक्सपोर्ट में तो ये डिपेंडेंट है कि इंडिया कितना कंपेरेटिव है. तो उसके लिए जो स्टेप्स हो रही हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और आज और भी मतलब काफ़ी काम हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग को कंपेरेटिव बनाने के लिए, उससे नेचुरली एक्सपोर्ट बढ़ेगा. सेकेंडली जो टारगेटेड अप्रोच है जैसे PLI से, और वो आउटकम बेस्ड है. ये नहीं है कि मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करने से आपको मिल जाएगा, ये आउटकम बेस्ड पे है. तो इससे डेफिनेटली फ़ायदा होएगा. और जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर में बहुत गुंजाइश है. देखिए हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कहता है कि 2050 तक वर्ल्ड प्रोडक्शन हैज़ टू गो अप बाय 58 to 98%. और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे प्रोडक्टिविटी कम हो रही है. तो अगर हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और ये टेक्नोलॉजी लेके एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बना लें तो बहुत अपॉर्चुनिटी है. तो एक आखिरी क्वेश्चन कि आप इस बजट को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10. दैट्स ग्रेट. मिस्टर संजीव पुरी, 18 हाउस स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. देखिए ये थे संजीव पुरी, हमसे बात कर रहे थे राजेश जी से, और वो उन्होंने भी 10 में से 10 नंबर दिए. आप एक बात ध्यान दे रहे हैं, जितने भी थिंक टैंक, टॉप कॉर्पोरेट्स, टॉप मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, टॉप ऑडिटर्स एंड फाइनेंशियल मार्केट के हेड, सबकी रेंज 9.5 से 10% है. पुनीता और राधिका दोनों हमारे साथ हैं. हम बाजार की बात करते हैं. पुनीता, बाजार में बैंक निफ्टी लेड रैली है. ये आपके फाइनेंशियल्स और बैंकिंग पे क्या व्यू है? क्योंकि काफ़ी डर सा आ गया था बैंकिंग सेक्टर में कि बेस्ट ऑफ NIMs जो है वो हमारे पीछे हैं. अब यहाँ से NIM प्रेशर आएंगे क्योंकि कॉस्ट, क्योंकि ये कैपिटल का जो डिपॉजिट बेस है वो उतनी तेजी से नहीं ग्रो कर रहा है जितनी तेजी से क्रेडिट ग्रो कर रहा है. क्या वो डर गलत था? अब वो थोड़ा मैनेज हो गया और इन द प्राइस हो गया? नहीं, मैं तो ऐसे भी फाइनेंशियल्स पे पॉजिटिव ही थी. हाँ, क्रेडिट ग्रोथ भी पहले जितना शायद स्ट्रांग नहीं एक्सपेक्टेशन थी, पर अब बजट के बाद में मेरे ख्याल से ये जो कैपेक्स आएगा उससे क्रेडिट ग्रोथ फिर स्ट्रांग होगी.
एंड मेन फोकस शुड बी वैल्यूएशन, बट फाइनेंशियल स्टॉक्स के हमारे वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। तो आई थिंक ये सेक्टर जो है एक इकोनॉमी का प्रॉक्सी है एक इकोनॉमी के लिए, तो यहाँ पर अभी भी ग्रोथ आएगी और बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। ये नहीं कि सिर्फ लार्ज बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, तरह तरह के फिनटेक्स हैं। तो इस सेक्टर में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। एक चीज अभी हमको ध्यान देनी है कि अभी फेड की मीटिंग है इस वीक, और उसमें ग्लोबल मार्केट्स का ट्रेंड सेट होगा, यूएस मार्केट्स का एक ट्रेंड सेट होगा, जो भी हमारी मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। आज के बजट से हमारा जो डोमेस्टिक रिस्क फैक्टर था वो तो हट गया कि कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं आया और किसी तरह का नेगेटिव सरप्राइज नहीं, इंस्टेड पॉजिटिव सरप्राइज है और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी स्ट्रांग रहेगी। तो अब हमारी अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी की स्थिति काफी स्ट्रांग एंड मजबूत हो गई है, बट ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है उस पर भी हमारे इकोनॉमी और मार्केट्स पे असर पड़ेगा। और वो फेड मीट बहुत क्रिटिकल है, चाइना का रीओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो चाइनीज एंड अदर मार्केट्स के वैल्यूएशंस अभी भी इंडियन मार्केट से अट्रैक्टिव है। सो इंडिया की ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस पर ध्यान देना जरूरी है। जी राधिका, पुनीता हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं, काफी बिजी हैं वो, आज पूरे दिन भाग रहे हैं इधर से उधर, लेकिन बाजार है ही ऐसा, क्या किया जाए? आपका कैसा रिएक्शन है, आपने कैसे रीड किया? देखिए, बाजार को क्या चाहिए होता है, बाजार को हमेशा क्लैरिटी चाहिए होती है, कंटिन्यूटी चाहिए होती है। ये बजट हो, इसके पहले का बजट हो या 2 साल पहले का बजट हो, बजट अब सिंपल, कोई हिडन टैक्सेस नहीं होते हैं, स्पष्टता से लिखा जाता है और फोकस बड़ा अच्छा है। एक बड़ा डिपार्चर हुआ है अगर आप मेरे से पूछे बजट के अंदर, कि बजट के अंदर जो हम एक रिजीम था एक ज़माने में जब हम फ्रीबीज डोल आउट करते थे जिसका प्रोडक्टिव इम्पैक्ट इकोनॉमी में नहीं आता था, वह साफ तौर से ख़त्म दिख रहा है। यह बजट जो है, हमने 3 C's की बात करी थी सुबह, कंजम्पशन, केपेक्स, कंसोलिडेशन और कैपिटल गेन्स। उन तीनों चीज़ों के अंदर एड्रेस हो गया, सही कहा आपने। तो अब मैं 3 C's को 3G से चेंज करूँ। ओके, ग्रैंड, ग्रीन एंड ग्रोथ। ओके, ग्रैंड बजट है ये, बिल्कुल है, बिकॉज कंजम्पशन आप बढ़ा रहे हैं, टैक्स पेयर के पास पैसा आएगा, ग्रोथ अजम्पशंस अच्छे हैं, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, टैक्स पेयर के लिए अच्छा है। तो ये आपका वो एड्रेस हो गया, कंजम्पशन और कैपेक्स उधर एड्रेस हो गया। कैपिटल गेन्स टैक्स मार्केट में डर था। अब ये बात सरकार भी मान रही है कि भाई इंडिया को अगर ग्रो करना है तो आपको इक्विटी कल्चर चाहिए, और इक्विटी हाई रिस्क एसेट है, उसमें टैक्स नहीं लगाना चाहिए। वो सेकंड चेंज आ गया। थर्ड, अगर आप बात करें कि इस मार्केट के अंदर जो क्लैरिटी आई, वो क्लैरिटी स्पष्ट आ चुकी है कि जो अजम्पशंस है वो बहुत हेवायर नहीं है। ये नहीं है कि 20% रेवेन्यू अजम्पशन करे जा रहा है, ये नहीं है कि भाई मैं 25% रेवेन्यू अजम्पशन कर रही हूँ। रेवेन्यू अजम्पशन बड़े कंजर्वेटिव हैं, जो बड़े रियलिस्टिक लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट लाइट था, मार्केट में भय का फियर था, तो मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं एक प्रकार की रिलीफ आ रही है। टर्निंग पॉइंट अजय जी जब आएगा, जब मार्केट में जो फॉरेनर्स देख रहे हैं वो बोलेंगे अरे यार हमने क्या करा, क्या मिस कर दिया, बेचा, हम आएंगे महंगे में लेकर जाएंगे। मेरे हिसाब से वह टर्निंग पॉइंट है। राधिका पुनीता शायद मेरी बात से सहमत होंगी, पर मेरे हिसाब से वह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब आप एक आउटसाइडर आप देख रहे हैं कि अरे भाई हिंदुस्तान के अंदर ग्रोथ है, जीडीपी बढ़ रहा है और फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है, दुनिया के अंदर तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है और वहां पे वैल्यूएशंस और ग्रोथ नहीं है, तो केवल वैल्यूएशंस को लेकर के क्या इंडिया को आप नजरअंदाज कर सकते हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेडर रोड का जो फ्लैट है वो अंधेरी से ज्यादा रहता है। सही बात तो है। इंडिया अगर महंगा है तो रीजन की वजह से महंगा है। और हमने अपने हिस्से का टाइम करेक्शन कर भी लिया है, ऐसा नहीं है, अपने हिस्से का टाइम करेक्शन कर भी लिया है। निकुंज बहुत धन्यवाद अपने टेक के लिए। निकुंज बता रहे थे बाजार कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या अच्छा लग रहा होगा सकता है बाजार को। राधिका हमारे साथ है। राधिका, इस बजट में काफी मेंशन ऐसी चीजों का है जो मिड एंड स्मॉल कॉर्पोरेट इंडिया को एड्रेस करती हैं। टूरिज्म में बहुत मेगा कैप्स नहीं है, बहुत ज्यादा। हमने बात की रेलवेज में, अगेन मेगा कैप्स नहीं है, रेलवे में कैपेक्स बढ़ाया है, वहां भी मिड स्मॉल कैप्स हैं। आपके पास एक शानदार मिड कैप स्मॉल कैप फंड है। आप ये बताइए कि मिड जो कॉर्पोरेट इंडिया का जो मिड साइज है, वो खुश होगा इस तरह के बजट को देख के, और उनका रनवे यहां से नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स कैसा दिखता है आपको? राधिका आपका माइक अनम्यूट करिए प्लीज।
हाँ, अब आपको मेरी आवाज जी, आ रही है। जी। मैं पहले एक जरूर बात कहना चाहूंगी अजय, क्योंकि निकुंज ने बात की कि जो हिंदुस्तान का डोमेस्टिक इन्वेस्टर है ना, जो अब तक पैसे डालता जा रहा है, जब फॉरेन इन्वेस्टर निकल गया, वो शायद स्माइल कर रहा है कि शायद मैंने सही डिसीजन लिया। बिकॉज एंड आई विल कम टू योर क्वेश्चन, एक चीज मैं कहूंगी, इंडिया हैज शोन कि हम एक लॉन्ग टर्म थिंकर है। बहुत टाइम के बाद हम पॉपुलिस्ट नहीं बनेंगे क्योंकि एक इलेक्शन है। हमने कैपेक्स कहा था और फिस्कल कंसोलिडेशन कहा था, हम उस पे कमिटेड हैं। हमने टैक्स स्टेबिलिटी कहा था, हम उस पे कमिटेड हैं। जहां तक आपकी बात का सवाल है, पर्सनली बाय द वे से टूरिज्म का थ्रस्ट, आई कांट टेल यू हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, क्योंकि मैं बाहर ही रही हूँ ज्यादातर। टूरिज्म का जो एक कंट्री का सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक पोटेंशियल होता है, और जो उसकी एबिलिटी है हमारे स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट को इम्पैक्ट करने की, वो काफी सिग्निफिकेंट है। जहां तक मिड और स्मॉल कैप्स की बात है, हमारे खुद के फंड्स में बहुत टाइम से एक बुलिश बेट रही है इंडस्ट्रियल सेगमेंट पे, और इंडस्ट्रियल सेगमेंट विल रियली बेनिफिट फ्रॉम दिस थ्रस्ट, जो कैपेक्स पे थ्रस्ट आ रहा है। तो आपकी जो चाहे होम बिल्डिंग कंपनीज हैं, चाहे कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं, इन सबको आई थिंक काफी बेनिफिट रहेगा, और एक कंटिन्यूअस थ्रस्ट रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो आई सर्टेनली थिंक ये मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट के लिए अच्छा है। मिड एंड स्मॉल कैप फाइनेंशियल कंपनीज, इवन आपके पीएसयू बैंक्स, जहां पे आपने एक रैली देखी है पिछले कुछ महीनों में, आई थिंक मिड एंड स्मॉल कैप फाइनेंशियल कंपनीज पे भी, बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर पे बहुत फोकस है, एक बेनिफिट रहेगा। तो ये दो क्षेत्र हमारे खुद के फंड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे। राधिका, पुनीता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथ जुड़े रहें। संजीव बजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीआईए से, अपना रिएक्शन देने के लिए, ऑब्जर्वेशन शेयर करने के लिए। 2 मिनट में मैं आपके साथ वापस जुड़ता हूं। अभी जाएंगे राजेश जी के साथ, जो हमारे पूजा एक्चुअली हमारी सहयोगी इंटरव्यू कर रही है बजाज साहब का। आइए सुनते हैं। करेक्ट, जो बल्कि एक सर्वे थी वो कहती है कि इंडिया इज नाउ आउट ऑफ द रिवाइवल मोड एंड फोर्सिंग टुवर्ड्स, जो भी ग्रोथ हो, सिर्फ बड़े कंपनीज ग्रो नहीं कर सकते, दे नीड स्मॉल कंपनी जो कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, बाकी सर्विस सप्लाई। थोड़ी ऑडियो का इशू हो गया प्रियंका। हाँ, कोई बात नहीं, वापस लौटते हैं। आज बहुत एक्शन है ट्रेडिंग अखाड़ा पे, खुद एक्शन की कोई कमी नहीं है। ट्रेडिंग अखाड़ा में खुद निकुंज पहुंच चुके हैं अपने पहलवानों के साथ। हमारे साथ तो पहले हम तो छोटे मोटे रथी हैं, लेकिन ऐसे महारथी हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने इंग्लिश, हिंदी, बिजनेस जर्नलिज्म का एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि सब कुछ बदल के रख दिया। तो मैं अपने मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया को आज अखाड़े में स्वागत कर रहा हूँ। निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया, आप लोग सुनने से लगे हुए हैं। ये हमारे पहलवान संतोष जी हैं, ये सौरभ जी हैं, ये प्रशांत जी हैं। बैठक किसने लगाई? सुबह बांग्ला करा दिया। बुल्स एंड बीएस ने लगाया, बुल्स जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे कौन कह रहे हैं? हम सभी बोलते हैं आज। सभी बोल। और इन्होंने तो आज बैंक निफ्टी का जो जबरदस्त टारगेट दिया, 42,000 का। यस 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 यस, चलिए चलो एक बजट बहुत बढ़िया। और इसलिए तो हम सब रथी हैं, ये महारथी हैं कि समा कैसे बांधा जाता है और कैसे चीजों को सामने रखा जाता है। वैसे नहीं, कुछ एक चीज मेरे को आपसे पता करनी है, आज का बजट कितना पावरफुल था? जबरदस्त। देखिए, बजट जो है इस समय क्यों इम्पोर्टेंट है? हाँ, हर बजट से पहले हम 3-4 चीज़ों पे बात करते हैं। भाई सरकार का अगले साल इलेक्शन है, क्या बजट पॉपुलर है? हाँ, सरकार जो अजम्पशंस करेगी नंबर्स के, क्या वो एक प्रकार के बिलीवेबल नंबर्स? हाँ। तीसरा, आप इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं जिससे इकोनॉमी आपकी बढ़े? हाँ। देखिए, 2021 का जो बजट था उसमें आपको कोविड था, तो आपको इकोनॉमी को सर्वाइव कराना था। फिर 2021 का जो बजट था, आपको इंश्योर करना था कि इकोनॉमी जो ग्रोथ मोमेंटम में रहे, मगर इस साल आपको इकोनॉमी को छलांग लगानी है आगे। हाँ। और छलांग साहब कब लगती है? जब आप इकोनॉमी को मजबूत करें। हाँ। और कंज्यूमर के हाथ में पैसा आए। तो इस बजट में वही हुआ। मैं 3 चीज़ की बात कर रहा था। हाँ। कंसोलिडेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, केपेक्स आंकड़ा बढ़ा, तीसरा कैपिटल गेन्स नहीं लगा। तो 3C को मैं 3G बना देता हूँ। हाँ। पहला G ग्रोथ, ग्रोथ डोमिनेटेड बजट है। तीसरा G ग्रीन के बजट के अंदर ग्रीन को लेकर के काफी चीजें बढ़ी जाती है। तीसरा G जो है, और तीसरा G जो है वो ग्रैंड बजट।
ग्रैंड ग्रीन ग्रोथ बजट। और तो ये ग्रैंड ग्रीन ग्रोथ वाला बजट जो आपको है ट्रेडिंग अखाड़े में दिखेगा। अच्छा, एक ये कहीं और नहीं मिलने वाला बाय द वे, ये यही है। तो ट्रेडिंग में क्या लग रहा है, निफ्टी पार हो गया जो वो 18,000 निकल जाएगा? यस, मार्केट में मोमेंटम पकड़ा। कल मुझे लगता है मेजर शॉर्ट कवरिंग तो कल देखने को मिलेगी। जब 18,000 का टिकेगा ना तो 18,200 18,500 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दुम दबा करके जो एफआईएस शॉर्ट बैठे हैं ना 85% शॉर्ट पोजीशन है उनके इंडेक्स फ्यूचर में। इस बजट के बाद शॉर्ट वो कल वैसे ये असर आपको ये लग रहे होंगे थोड़े पतले दुबले, लेकिन इससे जबरदस्त पहलवान है, उन्होंने चित्त किया कई पहलवानों को। और आज हमारे साथ ट्रेडिंग अखाड़ा में जबरदस्त सुबह से कॉल दे रहे हैं। बीएचईएल और कौन कौन से शेयर थे आपके हिट हुए? लेमन ट्री वगैरह, जिंदल सब कुछ हिट हुआ। क्या तुम दबा के सौरभ जी? बिल्कुल, तो सुबह ही हम लोग ने कहा था कि मार्केट लग रहा है कि 18,000 तक आ जाएगा और 18,000 क्रॉस होने पे तो और बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी शॉर्ट्स थे आज के पहले और 18,000 मैक्स कॉल हुआ ही, तो मुझे लग रहा है और तेज़ी अभी बड़ा मोमेंट और अभी बाकी है। प्रशांत जी? मैं सुबह ये कह रहा था नितिन जी कि मेरा ध्यान बैंक निफ्टी पे है। मुझे लग रहा है बहुत बड़ी मूव आएगी और बिल्कुल 1000 पॉइंट हो गई है। मुझे लग रहा है शुरुआत है। जो शॉर्ट सेलर है उसको क्या करना चाहिए? स्क्वायर ऑफ सिंपल, इस समय शॉर्ट ना रहे ना करे। क्या लॉन्ग पोजीशंस बनाने का थोड़ा रेट हो चुके हैं? नहीं, ऑलरेडी मार्केट में पैनिक था, अभी उतनी बड़ी तेजी आई नहीं, अभी तो शुरुआत है, तो शायद ये फ्रेश तेजी शुरू हुई है, तो अभी बनाना सही टाइम है मार्केट में पोजीशन। एक मैं हमारे प्रोड्यूसर साहब से दरखास्त करूंगा और आप लोग की कमेंट लेंगे। अगर आप निफ्टी का 1 साल का चार्ट देखें तो मेरे हिसाब से फ्लैट है। राइट, 1 साल का चार्ट हम देखिए, 1 साल का चार्ट फ्लैट है। 1 साल पहले भी बजट था, इससे 1 साल पहले भी बजट था, मगर 2022 का जो बजट था साहब उसमें एक डिफरेंट था, क्योंकि 2021 में आपका मार्केट उछाल दिया था, तो 2021-22 में लोगों को लग रहा था बजट अच्छा आएगा, बजट बहुत तगड़ा रहेगा, मगर 1 साल से मार्केट वहीं पर है। दूसरा, मार्केट में मैंने पहली बार देखा इतने सालों से बजट कर रहे कि इस समय ओवर ओनरशिप अंडर ओनरशिप की हम बात करते हैं, पर मार्केट में आज सुबह भय था क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा और क्या होगा। तो मार्केट में भय था, मार्केट में बजट अच्छा है, मार्केट 1 साल से कहीं नहीं गया है, वैल्यूएशंस बेटर है। और हम कहते हैं ना जी मार्केट में आप अपने आप को देखो, मगर जब अपने आप को देखो तो दूसरे को देखते हो तो आप एकदम नीचे लगते हो। तो इस मार्केट ने एक प्रकार से अब ये कन्विंस हो जाएगा मार्केट की ये अच्छा बजट है, बढ़िया बजट है, इस बजट में मंदी नहीं करना। और इस बजट के बाद एक बात तो क्लियर है कि कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। देखिए कब होता है टैक्स पेयर पैसा कम देता है, कब होता है टैक्स पेयर? एक स्टॉक बताइए चलिए। आज मैंने लेमन ट्री दिया था, उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट दिया। मुझे लगता है ऑटो सेक्टर पर भी फोकस करना चाहिए। आपकी पोजीशन क्या है? मेरी पोजीशन कुछ नहीं है। 7 लाख सुनाई दी, इनको तुरंत होटल स्टॉक सुनाई दी, होटल पकड़। क्या बात है, क्या पोजीशन है आपकी? मैंने सुबह मारुति और मैंने दोनों में कॉल दिया था और मुझे लग रहा है दोनों में एक अच्छा मोमेंटम नहीं, आपकी पोजीशन क्या बताओ? अभी कुछ पोजीशन अंदर की बात वाला। सुबह लॉन्ग थे, एक एग्जिट की। लॉन्ग शॉट आप क्या जी देखो, तो मुझे लग रहा है लॉन्ग रहना चाहिए। बैंक्स नहीं, आप क्या कर रहे हो मुझे बताओ। मैं तो बैंक्स में लॉन्ग करूंगा। बैंक्स में लॉन्ग करोगे? हम तो दबा के ऑटोज में लॉन्ग है। महिंद्रा दबा के का मतलब क्या होता है? दबा के मतलब जितना लिया उसको आप डेवलप कर लीजिए। यहाँ से तो ट्रिगर चाहिए था, मिल गया। ये कहते हैं अखाड़ा। इस अखाड़े के अंदर एक ऐसा अखाड़ा है, इसमें ना रेड कॉर्नर है ना इसके अंदर ब्लू कॉर्नर है। इस अखाड़े के अंदर दोनों जो कॉर्नर है वो पुलिस कॉर्नर हो चुके हैं। थम्स अप करिए, बिल्कुल जोर से अखाड़े में खेलिए। चलिए देखो, लेकिन एक बार वो वापस से वो पैर वाला जो आइए, अब तो वापस एक हमारे पहलवान भी आ गए। अब तो सर्कल बना सकते हैं। अब तो सर्कल बनेगा, एक हाथ में पकड़ लीजिए सर। जी चलिए, हैप्पी पूरे टू बजट, हैप्पी पूरे टू बजट, और इस बार का बजट जो है ना वो जबरदस्त है सर, जबरदस्त बजट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये आप ट्रेडिंग अखाड़ा देख पा रहे थे, कहीं और नहीं दिखेगा, सिर्फ 18 संदेश पर। कहीं जाना ही क्यों, यहीं पे लग रही है पूरी ट्रेडिंग की कॉल्स की। बैक टू अजय। डिम्पी, क्या बात है, क्या मजे हो रहे हैं, भंगड़ा भी हो रहा है, गेंस भी आ रहे हैं, फंडामेंटल्स भी एड्रेस हो रहे हैं, बाजार के और इकोनॉमी के बुनियादी पॉइंट्स भी, और मार्केट डेज हाई पे। हमारे साथ पुनीता और राधिका पेशेंटली हमारे साथ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रुकने के लिए। राधिका, मैं आपके पास आऊँगा। आप ये बताइए कि बजट ने तो नींव रख दी और ये एक लार्जर पॉइंट एड्रेस कर दिया कि साहब ज़रूरी नहीं कि हम पॉपुलिस्ट हों, हम विकास के साइड से भी एड्रेस कर सकते हैं इलेक्ट्रेट को, और यही हो रहा है। ये जो पॉइंट सुनील बता रहे थे कि स्टेट्स को बोला है पैसे तो देंगे एक्स्ट्रा, लेकिन आपको टाइम बाउंड वे में खर्च करने पड़ेंगे। ये इसका मल्टीप्लायर आपको दिखता है इकोनॉमी होता हुआ आगे आने वाले महीनों में, क्योंकि ये जो ग्रोथ की एस्टिमेट लगाई है ना, कुछ स्टडीज बोल रही है वो ओवर एस्टिमेटेड है। राधिका, अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, सॉरी अबाउट दैट। आई थिंक जहां तक पहली बात है, ग्रोथ की एस्टिमेट है,
आई थिंक कंसेंसस ये है कि 6 से 6.5% की ग्रोथ, अब 7% की ग्रोथ की बात की है। आई थिंक ग्रोथ की एस्टिमेट तो फेयर है। एक ट्रेंड जो हमने देखा है इस सरकार में है इसकी डेटा की जनरल डेटा रिलायबिलिटी एक्चुअली काफी बढ़ गई है। जहां तक स्टेट्स की बात है, मुझे तो लगता है ये एक मटेरियल कैटलिस्ट होगा, क्योंकि थोड़ा सा हमने देखा है कि ग्रोथ स्लो डाउन का ऑलरेडी एक इम्पैक्ट आना शुरू हो गया था स्टेट लेवल पे भी। हाँ, तो टाइम बाउंड तरीके से स्टेट्स को कहना कि हम आपको ये सॉफ्ट दे रहे हैं और आप प्लीज कुछ करिए, आई थिंक इससे आपको मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आएगा, खासकर अगेन टूरिज्म सेक्टर का। हमारे साथ नीलेश शाह भी जुड़ रहे हैं। नीलेश, आपके पास मैं आता हूं, लेकिन एक क्लोजिंग कमेंट पुनीता से बनता है। पुनीता, मार्केट के व्यू से बताइए नेक्स्ट 12 मंथ्स, क्योंकि लास्ट 12 मंथ्स चैलेंजिंग रहे मिड कैप स्मॉल कैप के लिए, लार्ज कैप फ्लैट लाइन। नेक्स्ट 12 मंथ्स जिस तरह से इकोनॉमिक बेस बन रहा है, जिस हिसाब से पॉलिसी मेकिंग का डायरेक्शन हो रहा है, बजट उसी का रिफ्लेक्शन था। आपको पॉजिटिव रिटर्न्स इंडिया में दिखते हैं या वैल्यूएशन की वजह से रिटर्न्स कैप रहेंगे? पहली बात तो ये कि इंडिया के लिए लास्ट ईयर चैलेंजिंग नहीं था कंपेयर टू ऑल द ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा। तो मेरे हिसाब से इंडिया एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग मूड में है, और वो स्ट्रॉन्ग मूड डोमेस्टिकली तो हमारा चलेगा। एक बेनिफिट इंडियन मार्केट्स को है कि जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर देश में नहीं ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते, तो बाहर ग्लोबल मार्केट्स में नहीं पैसा लेके जा सकते। तो जो भी आर्बिट्राज होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स ही करेंगे, कि वो चाइना में जाएं कि इंडिया में आए, कि यूएस में वापस नैस्डैक में वापस जाएं। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है हमारे, ये थोड़ा सा तय करेंगे कि इंडिया की डायरेक्शन क्या रहेगी, कितना इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। वैल्यूएशंस के हिसाब से बाकी मार्केट्स थोड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, तो बट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग है। सो आई थिंक ये टग चलेगा। इंडिया विल डू वेल ऑन इट्स ओन, बट रिलेटिवली इट मे नॉट आउट परफॉर्म। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीता इस रिएक्शन के लिए, आज समय देने के लिए, और राधिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय देने के लिए। अब हमारे साथ कोटक म्यूचुअल फंड